दादो मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जोया से। बस आप जल्द से जल्द मेरे और जोया के रिश्ते की बात चलाएं। और सिकंदर था रईस फैमिली का वली अहद। वो हवेली के सब बच्चों से बड़ा था, इसीलिए हवेली का सारा कंट्रोल उसके पास है। मगर वली अहद होने के बावजूद भी इसकी ये छोटी सी बात ना मानी जा रही थी। कोई भी हवेली में इस रिश्ते पर राजी ना था, मगर वो तो अपनी चचा जात जोया पर अपना दिल हार बैठा था। इसके माँ बाप भी इसकी बात ना सुन रहे थे, इसलिए वो अपनी दादों के पास आया था, क्योंकि वो इसकी हर बात सुनती थी। मगर इस बात पर वो भी इनकार कर रही थी। रईस फैमिली के सारे फैसले जहां आर्या बेगम ही करती थी, क्योंकि जहां आर्या बेगम के सरताज अब ना रहे थे। अभी भी वो जहां आर्या बेगम के कमरे में आया था और अपना मुद्दा बयान किया, मगर वो तो इसकी कोई बात भी ना मान रही थी। सिकंदर मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जोया तुमसे उम्र में 10 साल छोटी है। इसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बनता। मैं तुम्हारे लिए एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी। जोया की शादी शावेज से कर देगी। जहां आर्या बेगम इसे समझा रही थी, क्योंकि वो जोया से बड़ा था। सिकंदर का छोटा भाई और जोया बिल्कुल हम उम्र थे, इसलिए ही घर के बड़ों ने सोच लिया था कि इन दोनों का आपस में रिश्ता कर देंगे। अब के ना आपने असल बात, मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा था कि आखिर मसला क्या है? दादा ये कोई बड़ा मसला नहीं है। दुनिया भर में ऐसी शादियां होती हैं जिनमें लड़कियां कम उम्र होती हैं, और फिर मैं तो जोया को पसंद करता हूं, तो हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? आप शावेज की शादी निम्रा से कर दीजिएगा। भाई का नाम सुनकर तो सिकंदर बिल्कुल रिलैक्स हो गया था, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि कोई बड़ा मसला है। इस मसले को तो वो बिल्कुल ही बड़ा ना समझा था, इसलिए इसने फौरन से हल पेश कर दिया कि शवेज की शादी जोया की छोटी बहन निम्रा से कर दी जाए। सिकंदर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। इस तरह तो सारे रिश्ते आगे पीछे हो जाएंगे। निम्रा का रिश्ता तो शाहजमान के साथ है। जहां आर्या बेगम अब सिकंदर को समझाने लगी थी, क्योंकि जोया की बहन निम्रा का रिश्ता भी अपने चचा के बेटे शाहजमान से रहा था, और शाहजमान ने बड़ी मिन्नतों से घर वालों को निम्रा के रिश्ते पर राजी किया था, क्योंकि वो इसे पसंद करता था। दादो ये क्या बात हुई? सबकी तो अपनी मर्जी से रिश्ते हो रहे हैं, एक मैं ही हूँ जिसकी बात नहीं मानी जा रही। वो अब दादो से नाराजगी का इजहार कर रहा था। सिकंदर के 2 चचा थे। शाहजमान तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, और जोया के वालिद की 2 बेटियां ही थी, बड़ी जोया और छोटी वाली निम्रा। और गुलजार रईस के सबसे बड़े बेटे हुसनैन रईस के 2 बेटे सिकंदर और शावेज थे। घर के बड़ों ने सोचा था कि शावेज का रिश्ता जोया से कर देंगे, और शाहजमान का रिश्ता तो पहले ही निम्रा के साथ तय था। अब सिर्फ सिकंदर ही रहता था जिसके लिए घर में कोई लड़की मौजूद ना थी, और इसे कोई दूसरी लड़की चाहिए भी ना थी, क्योंकि इसे तो सिर्फ जोया चाहिए थी। बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही। जोया तुमसे बहुत छोटी है, तुम दोनों का रिश्ता मुनासिब नहीं रहेगा। खानम अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। सिकंदर जानता था कि जहां आर्या बेगम यानी खानम अगर इस रिश्ते पर राजी ना हुई तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि इनको कैसे राजी करना है। ठीक है दादो, अगर आपको मेरा और जोया का रिश्ता मंजूर नहीं तो अब मैं भी इस बारे में कोई बात ना करूंगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया, और खानम अपना दिल थामे बैठ गई, क्योंकि वो अपने लाडले पोते की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि वो अब हवेली में तमाशे लगाएगा और सबको इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करेगा। जब वो जहां आर्या बेगम के कमरे से निकला तो देखा कि जोया और निम्रा टीवी लॉन्च में बैठी कोई हॉरर मूवी देख रही हैं और एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। वो वहीं पर खड़ा रहकर अपनी आंखें सेकने लगा। जोया की मासूमियत पर वो मर मिटा था। वो कब से कह रहा था कि इसका रिश्ता जोया के साथ कर दिया जाए, मगर कोई भी तैयार ना था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि सबको कैसे मनाना है। अगर मूवी देखते हुए इतना डर लग रहा है तो फिर देख ही क्यों रही हो? तुम दोनों तो हो ही डरपोक, वो तंजिया मुस्कुराते हुए कह रहा था। इसकी आवाज़ पर वो दोनों पीछे मुड़ी। सिकंदर भाई हम डर नहीं रहे थे, हम तो बस वैसे ही बैठे थे। जोया अपने डर को छिपाती हुई इससे जवाब दे रही थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो तो है ही डरपोक, छोटी छोटी बात पर डर जाती थी, और इसकी इसी मासूमियत पर तो सिकंदर इसका दीवाना हो गया था। जोया के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुनकर तो इसके तन बदन में आग लग गई, मगर इसने कुछ न कहा, क्योंकि अभी वो इस मामले को संभालना चाहता था। वो जानता था कि पहले घर के बड़ों को राज़ी कर ले,
اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نمرا کچھ نہ بولی تھی، وہ ابھی تک ٹی وی اسکرین پر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ اسکندر وہاں سے چلا آیا تو زویا بھی ٹی وی دیکھنے لگی، مگر وہ سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ایک انگلی ہٹا کر آنکھ باہر نکال دی اور سامنے کا سین دیکھ کر پھر سے آنکھ کو چھپا دیتی۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف زویا سے۔ کتنی دیر وہ وہیں پر کھڑا اس کا دیدار کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام تک اپنے کمرے سے نہ نکلا۔ رات کے کھانے پر ملازمہ اسے بلانے آئی تو اس نے یہ کہہ کر اسے بھیج دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی سبھی لوگ یہیں پر آ جائیں گے اور پھر وہ اپنا مدعا بیان کر دے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ خانم اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ وہ خود ہی اپنے پوتے کو ہینڈل کر لیں گے۔ اصل میں جہاں آریہ بیگم چاہتی تھی کہ اسکندر کی شادی ان کی ایک جاننے والی کی نواسی سے ہو، ماریا جہاں آریہ بیگم کو بڑی پسند تھی، اسی لیے ہی وہ اسکندر پر دباؤ ڈال رہی تھی، ورنہ وہ عمر وغیرہ کے فرق کو اہمیت نہ دیتی تھی۔ مگر یہ بات انہوں نے اسکندر سے چھپا دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو وہ ماریا سے ہرگز شادی نہ کرے گا اور زویا سے شادی کرنے پر ضد کرے گا۔ وہ کب سے اپنے بیڈ پر لحاف اوڑھے گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، مگر کوئی بھی اسے منانے کے لیے نہ آیا۔ پھر وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ کھانے پر نہ گیا تھا۔ وہ بھوکا بڑا ہی کچا تھا، بھوک کے معاملے میں اس سے کچھ بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ باہر سے کچھ آرڈر کر لے، مگر وہ اس وقت شہر میں موجود نہ تھا، بلکہ وہ حویلی آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا اور وہیں پر اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور بزنس میں بھی وہیں سے شروع کیا تھا۔ مگر آج سے 2 سال پہلے جب وہ گھر واپس آیا تو زویا کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا، کیونکہ وہ پورے 4 سال بعد گھر واپس آیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو زویا کم عمر تھی اور اس میں اتنی اٹریکشن نہ تھی، مگر اب تو وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ بن چکی تھی، جس کی نیلی آنکھوں میں وہ کوسا جاتا تھا۔ پھر وہ یہ سوچ کر سو گیا کہ جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تو وہ جا کر کچن میں کھانا کھا لے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کے نیچے کی طرف آنے لگا۔ ابھی وہ کچن میں پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی بال کھولے کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، مگر پھر اس نے غور سے دیکھا تو وہ نمرا تھی، یعنی زویا کی چھوٹی بہن۔ نمرا، تم اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اسکندر بھائی، یہ تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس پر ہی سوال کر رہی تھی۔ نمرا کے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں تو پانی لینے کے لیے آیا تھا، اصل میں میرے کمرے میں پانی موجود نہ تھا، شاید ملازمہ رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا اور وہ نمرا کو سچ نہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت اس سے کھانے کی بات کرے گا تو وہ ساری حویلی میں یہ بات پھیلا دے گی۔ اسکندر رئیس تو اپنی بات کا اتنا کچا ہے کہ کھانے کے لیے اپنی پسند ہی پیچھے چھوڑ بیٹھا ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ پانی لینے آئے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جگ یا گلاس تو نہیں ہے؟ نمرا اب اپنے بڑے کزن کے ہاتھوں کو گھوڑی سے نواز رہی تھی، جس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میرے ہاتھ میں جگ یا گلاس نہیں ہے تو پانی پینے آیا ہوں اور کچن میں گلاس بھی موجود ہے اور پانی بھی۔ وہ بہت جلدی سے معاملہ سنبھالنے لگا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ نمرا بڑی چلاک ہے۔ وہ سمجھ چکی کہ وہ کھانا کھانے آیا ہے، مگر زبان سے کچھ نہیں بول رہا اور ساری بات اس کے منہ سے ہی اگلوانا چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑے اسکندر بھائی، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور میں یہ جانتی ہوں کہ آپ جان بوجھ کر ہی کھانے کے ٹیبل پر نہ آئے تھے، بلکہ میں تو سب ہی جانتی ہوں کہ آپ کس وجہ سے نہ آئے تھے۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو اسکندر شرمندہ ہو گیا، مگر اس کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر نہ کی بلکہ مسکرانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس میں بھی ناکام رہا۔ اسکندر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے دادوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔
इसकी ये बात सुनते ही सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो इससे डर रहा था, मगर वो तो इसकी मदद करना चाहती थी। निम्रा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई में मेरा जोया के साथ रिश्ता तय होने में मदद करोगी? वो अब अपनी तसल्ली के लिए फिर से पूछ रहा था। सिकंदर भाई, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं वाकई में आपकी और जोया के रिश्ते के हक में हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी जचेगी। ये बात सुनकर तो सिकंदर के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। अब इसका मसला कुछ आसान होता जा रहा था, मगर अब भी असल मरला बाकी था, और वो था घर के बड़ों को राजी करना। सिकंदर भाई, मुझे पता है कि क्या करना है। अभी आप खाना खा लें, हम सुबह बात करेंगे। खाना निकाल कर अवन में रख दिया। 5 मिनट के अंदर खाना गर्म हो गया। खाना गर्म करने के बाद वो वहां से गई ना थी, बल्कि अभी तक वहीं पर मौजूद थी। वो दोनों प्लान बना रहे थे कि किस तरह घर वालों को राजी करना है। निम्रा ने इसे एक और राज की बात भी बताई, जिससे सिकंदर और भी मुतमिन हो गया। इसने इसे बताया कि वो शहवेज जोया से रिश्ता नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करता है। एक मर्तबा निम्रा ने इन दोनों को फ़ोन पर बात करते सुन लिया था। इस दिन शाहवेज ने निम्रा से कहा था कि वो किसी को ना बताए, इसलिए वो आज तक चुप थी। मगर आज इसे बताना ही पड़ा, क्योंकि सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो कह रहा था कि अगर शाहवेज पीछे ना हटा तो क्या होगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। अब इससे सुकून की नींद आई थी। इसका मसला ही हल हो गया था। जब शाहवेज ही इस शादी पर राजी ना था, तो फिर कोई कुछ ना कर सकता था। इसलिए सिकंदर का रास्ता अब साफ हो चुका था। सिकंदर ने निम्रा को सख्ती से मना कर दिया कि जोया को इस बारे में कुछ ना बताए, और निम्रा ने वादा भी कर लिया था। मगर निम्रा का तो कोई भरोसा ना था। वो शाहवेज की बात सिकंदर को बता सकती थी, तो सिकंदर की बात जोया को क्यों ना बता सकती थी। सुबह सवेरे खुशी की वजह से इसकी आंख जल्दी खुल गई, और वो नाश्ते के टेबल पर भी पहुंच गया। इसे देखकर जहां आर्या बेगम बड़ा खुश हो रही थी, वो समझ रही थी कि वो जोया से दस्तबरदार हो गया है। मगर वो ये ना जानती थी कि वो तो कोई और ही प्लान बनाए बैठे। आज ही निम्रा और सिकंदर ने शवेज से बात करनी थी, और इस पर दबाव डालना था कि वो घर वालों को अपने और जोया के रिश्ते से इनकार कर दे। वो हंसता मुस्कुराता नाश्ता करता वहां से निकल आया, जहां आर्या बेगम दिल ही दिल में खुश हो रही थी, और अपनी बड़ी बहू को इशारे भी कर रही थी कि देखो तुम्हारा बेटा मान गया है। अनिला बेगम भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो भी जोया का रिश्ता शवेज से करना चाहती थी, और सिकंदर के लिए मारिया को पसंद कर रखा था। मगर ये दोनों ख़वातीन ये ना जानती थी कि सिकंदर इस बार इन दोनों की सोच से भी आगे निकल चुका है। वो अब भी अपने कमरे में मौजूद था और निम्रा का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि निम्रा ने कहा था कि वो दोनों शॉपिंग के बहाने घर से निकलेंगे और दफ्तर में ही शवेज को घेर लेंगे। मगर अभी तक निम्रा का कुछ हद तक पता ना था। जब वो आई तो इसके साथ जोया भी थी, वो भी तैयार खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो दोनों ही इसके साथ जा रही थी। मगर सिकंदर को ये बात ठीक ना लगी थी। वो तो चाहता था कि निम्रा और वो अकेले जाएं और शवेज से बात करें। अगर जोया होगी तो वो इसकी मौजूदगी में कैसे बात करेगा। वो इशारों इशारों में निम्रा से कहने लगा, मगर वो इसे तसल्ली दे रही थी कि मैं सब संभाल लूँगी। इसलिए वो खामोश हो गया। जब वो तीनों नीचे आए तो जहाँ आर्या बेगम ने इन्हें घेर लिया। कहाँ जा रही है ये टोली? वो सख्त तेवर लिए हुए थे, क्योंकि वो ना चाहती थी कि जोया और सिकंदर के दरमियान तल्लुकात बढ़े। वो तो इन दोनों को बहुत दूर रखना चाहती थी। दादू, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में ही मेरी दोस्त की शादी है और मुझे शादी की तैयारियां करनी है। अगर आपको भी चलना है तो आ जाए, आपके साथ शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। निम्रा शरारत से मुस्कुराते हुए दादू को छेड़ रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो कभी भी बाजार के चक्कर नहीं लगाती, इसलिए ही इसने ये बात की थी। निम्रा वाकई में बहुत शरारती थी और इसकी निस्बत जोया थोड़ी कम गोती, मगर वो निम्रा से ज़्यादा हसीन थी। अरे भाई, मैं क्यों जाने लगी शॉपिंग पर? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम लोग जाओ, और हाँ, शाम से पहले घर वापस आ जाना। वो अभी इन्हें जल्दी आने का कह रही थी, क्योंकि इन्हें ये पसंद ना था कि मगरिब के बाद इनके घर से कोई बाहर रहे। इसके पीछे भी एक लंबी दास्तान थी। गुलजार रईस यानी जहाँ आर्या बेगम के सरताज एक दिन सुबह सवेरे घर से निकले थे और वापस ना आए थे। इशा के बाद इनकी लाश ही आई थी, क्योंकि इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मौके पर ही हलाक हो गए थे। इसीलिए ही जहाँ आर्या बेगम को ये पसंद ना था कि इनकी फैमिली से कोई भी शाम को बाहर रहे। इन्हें शाम से डर लगता था,
और हवेली में इनका हुक्म माना जाता था। वो बड़ी ताबेदारी से इस बात में सर हिलाकर वहाँ से निकल आए थे, मगर इनका ऐसा कुछ प्लान ना था, क्योंकि वो तो बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके जा रहे थे। निम्रा, तुम जोया को अपने साथ क्यों लाई हो? वो गाड़ी चलाने के साथ साथ एक हाथ से मोबाइल पर टाइपिंग भी कर रहा था। वो जोया के सामने इसके आने की वजह ना पूछ सकता था, इसलिए मैसेज का सहारा लिया था। दूसरी तरफ भी फौरन से ब्लोटिक हो गया और टाइपिंग शुरू हो गई। इसका मतलब था कि निम्रा ऑनलाइन थी। सिकंदर भाई, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप पहले गाड़ी माल की तरफ मोड़ लें, हम पहले शॉपिंग करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसने भी सिकंदर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दिया। अगले ही लम्हे वो मैसेज सिकंदर के व्हाट्सएप पर चमकने लगा। इसे ये मैसेज पढ़कर बड़ा गुस्सा आया था। इसे महसूस हो रहा था कि आज वो शावेज से कोई बात ना कर पाएगी, क्योंकि वो तो शॉपिंग के लिए आए थे। इसे निम्रा पर गुस्सा आने लगा, जो इसे शावेज से बात करने के बहाने शॉपिंग पर ले आई थी। वो फौरन से एक मैसेज टाइप करने लगी। सारी साहिबा, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। अगर आपको शॉपिंग पर ही आना था तो मुझे क्यों कहा कि हम शावेज से बात करने जा रहे हैं? मैसेज के साथ साथ इसने एक गुस्से वाला इमोजी भी भेजा था। इसका मैसेज पढ़कर निम्रा मुस्कुराने बिना न रह सकी। निम्रा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह हंस रही हो और किससे बात कर रही हो? वो इससे मोबाइल लेने लगी थी, मगर निम्रा ने जल्दी से अपना मोबाइल पीछे कर लिया और जोया का हाथ खाली लौट गया। तुम्हें क्या लगता है किससे बात कर रही हूँ? अरे पागल, शाहजमान से ही बात कर रही थी। वो पूछ रहे थे कि हम घर पर नहीं हैं तो कहाँ गए हैं। निम्रा ने जल्दी से बहाना गढ़ा, क्योंकि जोया जानती थी कि वो अपने मंगेतर शाहजमान से बात करती है, और इस बात पर वो खामोश भी हो गई। निम्रा ने अब कोई मैसेज ना किया। वो सोच चुकी थी कि शॉपिंग मॉल में जाकर सिकंदर भाई को सारी बात समझाएगी। थोड़ी देर के अंदर ही वो शॉपिंग मॉल पहुंच गए। जोया खरीदारी में मसरूफ हो गई और सिकंदर निम्रा का हाथ पकड़कर इसे एक तरफ ले आया था। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? जब मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों ने अकेले ही शावेज से बात करनी, तो तुम फिर जोया को साथ क्यों लाई हो? मुझे पता है तुमने मेरे साथ डबल गेम खेली। तुम शॉपिंग पर आना चाह रही थी और मुझे बकरा बनाकर अपने साथ ले आई। सिकंदर भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अकेली ही आ रही थी, मगर जोया ने भी मुझे कमरे से निकलते हुए देख लिया और पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो। मैंने इसे कह दिया कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तो वो भी साथ में तैयार हो गई। तो मैं क्या कर सकती थी? मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की, मगर वो ना मानी और मेरे साथ आ गई। निम्रा अब इस सारी बात बता रही थी और सिकंदर को भी इसकी बात पर यकीन था। मगर अब क्या करना है? जोया के होते हुए तो हम शावेज से बात नहीं कर सकते और ना ही इससे मिलने दफ्तर जा सकते हैं। सिकंदर परेशानी के आलम में कह रहा था। सिकंदर भाई, आप परेशान ना हो, मैंने सारा प्लान बना लिया है। मैंने शावेज को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लिया है, वो बस आने ही वाला होगा। आप जोया को लेकर घर चले जाइएगा और मैं शावेज से बात कर लूँगी। वो बहुत जल्दी जल्दी में बताने लगी थी, क्योंकि जोया इन दोनों की तरफ ही आ रही थी। सिकंदर इसकी सारी बात समझ गया और वहाँ से चला गया। जोया निम्रा का हाथ पकड़कर इसे एक स्टॉल की जानिब ले जा रही थी। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर शावेज भी आ गया और जोया इसे देखकर हैरान थी, मगर शावेज ने बताया कि इसे यहाँ पर कोई काम था। जोया थक गई थी और निम्रा की शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। निम्रा ने इसे कह दिया कि तुम सिकंदर भाई के साथ चली जाओ, मैं शावेज के साथ आ जाऊंगी। वो तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो फौरन से निम्रा की बात मान ली। सिकंदर और जोया अब शॉपिंग मॉल से निकल आए थे। अभी असर की अजानें ही हो रही थी। सिकंदर तो खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि आज वो जोया के इतनी करीब था। इसने जोया को भी आगे बिठा लिया था। वो पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर फिर इसके कहने पर खामोशी से आकर आगे बैठ गई। जोया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिकंदर भाई बोले, क्या बात है? वो मासूमियत भरे लहजे में बोली। इसके मुंह से भाई सुनकर तो फिर से सिकंदर का मुंह बन गया और इसने कह दिया कि कोई बात नहीं। जोया बेचारी भी खामोश हो गई, क्योंकि वो अब इसके मुंह से कुछ अगलवा तो ना सकती थी, इसीलिए ही चुप सा रह गई। सारा रास्ता वो खामोशी आया क्योंकि जोया तो इसकी बोलती ही बंद कर दी थी, मगर अब वो सोच चुका था कि ज़्यादा देर तक जोया को लाइल्म ना रखेगा। इसे बस निम्रा और शावेज के वापस आने का इंतज़ार था। वो भी शाम तक वापस आए। निम्रा इसके कमरे में खड़ी इसे बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही थी, क्योंकि वाकई में शावेज एक और लड़की को पसंद करता था और इसी से ही शादी करना चाहता था। अब सिकंदर का रास्ता साफ और वो बहुत खुश था।
इन दोनों ने सोच लिया था कि अब जाकर जहाँ आर्या बेगम के कमरे में बम फोड़ेंगे, वो दोनों इसी वक्त ही अपने कमरे से निकल पड़े और 2 मिनट के अंदर ही दादो के कमरे में पहुंच गए। वो निम्रा और सिकंदर को एक साथ देखकर इन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि जहाँ आर्या बेगम इनसे कुछ पूछती, निम्रा ने सारी बात इनके गोशो गुजार दी। जहाँ आर्या बेगम निम्रा को घूरी से नवाज रही थी, क्योंकि इन्हें ने भी निम्रा को सारी बात बताई थी और कहा था कि इनकी मदद करें, मगर वो तो मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गई थी। शवेज का इनकार सुनकर तो जहाँ आर्या बेगम बुझ सी गई थी। अब वो सिकंदर की शादी मारिया से किसी सूरत भी ना कर सकती थी, क्योंकि घर में ही एक लड़की मौजूद थी। तो इन्होंने भी फौरन से हामी भर ली कि इन्हें सिकंदर और जोया के रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो शवेज की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। जो एक मर्तबा वो ठान लेता, इसको पूरा करके ही दम लेता। अगर इसने किसी लड़की को पसंद कर लिया तो वो शादी भी उसी से ही करेगा। सिकंदर और निम्रा खुशी खुशी जहाँ आर्या बेगम के कमरे से निकल आए। सिकंदर अपने कमरे में चल दिया और निम्रा जोया के कमरे में चल दी। अब भी सिकंदर ने निम्रा को सख्ती से मना किया था कि वो जोया से कुछ ना कहे। अभी तक तो वो वाकई में निम्रा ने जोया से कोई बात ना कही थी, लेकिन अब वो सोच चुकी थी कि मामला साफ है, इसलिए जोया को आगाह करना मुनासिब होगा। मगर इसने सिकंदर से कह दिया था कि वो जोया से कोई बात ना करेगी। वो जोया के कमरे में आई तो देखा वो अपनी अलमारी सेट कर रही है। जोया, मेरी बहन, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी इतला देनी है। यूँ समझ लो कि तुम एक बहुत बड़े सच से बेखबर हो। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी और इसकी आंखों में घूर रही थी। निम्रा, साफ साफ बताओ क्या काम है? मुझे तंग ना करो, पहले ही तुमने मुझे मार्केट में इतना थका दिया है और अब फिर से मेरे कमरे में मुझे तंग करने के लिए पहुंच गई है। वो तो पहले ही निम्रा पर तपी खड़ी थी, क्योंकि इसकी वजह से वो मार्केट में इधर उधर घूमती रही थी। जोया, बात दरअसल ये है कि सिकंदर भाई तुम्हें पसंद करते हैं और वह घर वालों को भी इस रिश्ते पर राज़ी कर चुके हैं। अब वो तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि वो जब तुमसे बात करें तो तुम भी इकरार कर देना, क्योंकि सिकंदर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि तुम इनके साथ खुश रहोगी। निम्रा इतनी लंबी तकरीर करके गई कि जोया को अपनी समातों पर ही यकीन ना आया। सिकंदर की हरकतों के बाद वो कुछ तो समझ ही चुकी थी, मगर अभी तक किसी नतीजे पर ना पहुंची थी। निम्रा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो निम्रा को बाजू से पकड़कर अपने कमरे से निकाल रही थी। निम्रा मुस्कुराकर इसे कह रही थी कि देखना, अब तुम्हारी सिकंदर भाई से शादी होगी। मगर जोया ने दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया और इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मगर जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया, इसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो सोच भी ना सकती थी कि सिकंदर इतना आगे बढ़ चुका है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती थी, इन चक्रों में ना पड़ना चाहती थी और इसे अभी शादी तो बिल्कुल भी ना करनी थी। वो जानती थी कि अगर इसका रिश्ता सिकंदर के साथ हो गया तो इसकी शादी जल्दी कर दी जाएगी, क्योंकि सिकंदर इस घर का बड़ा बेटा था। अगले रोज़ ही जहाँ आर्या बेगम ने जोया को अपने कमरे में बुलाया और इससे इसकी रजामंदी पूछी, मगर जोया ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इससे पहले कि जहाँ आर्या बेगम इससे ये कहती कि इसे पढ़ाई के लिए भी कुछ वक़्त दिया जाएगा, वो इनके कमरे से निकल आई। नहीं यार, मैंने कह दिया, मैं इस खड़ूस अकड़े हुए इंसान से हरगिज़ शादी ना करूँगी। मैं मर कर भी शादी ना करूँगी। मरने के बाद रिश्ते नहीं होते। वैसे खुदकशी कर लो तो अच्छा है, मेरी जान छूट जाएगी। वो अपने दुख अपने दोस्त को फ़ोन पर बता रही थी कि अचानक से एक आवाज़ पर पीछे मुड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ही था। इसे वहाँ देखकर तो जोया का सांस रुकने लगा। इसकी धड़कनें तेज हो गई। वह दिल ही दिल में इसे पसंद करती थी, मगर अभी दिल की बात वो खुद ही ना मान रही थी और घर वालों से भी झूठ कह रही थी। मगर ये तो सच था, वो वाकई में पढ़ना चाहती थी और अपनी पढ़ाई को यूं शादी के लिए छोड़ नहीं सकती थी। सिकंदर के मुंह से ये बात सुनकर तो इसका दिल ही टूट गया। तो ना जाने कब से इसे पसंद करती थी, मगर अपनी ज़बान पर कभी ना आने दिया था। ज़बान से सिकंदर भाई ही कहती थी। सिकंदर की बात पर जोया की आंखें खारे पानी से भरने लगी थी। वो सोच भी न सकी थी कि वो इसके बारे में ऐसा सोचते हैं, बल्कि निम्रा ने तो इससे कहा था कि वो इसे पसंद करते हैं। वो यही सोच रही थी कि निम्रा ने इसे बेवकूफ़ बनाया और इसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं?
वो अब नजरें झुकाई से शिकवा करने लगी थी। नहीं, तुम ये गलत सोच रही हो। मैं जो सोचता हूँ अगर बता दूँ तो तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। वो मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ इसकी जाने बढ़ रहा था। इसके मुंह से ऐसी बेबाकी की बातें सुनकर वो तो शर्मा गई और जल्दी से पीछे हटने लगी, मगर वो एक एक कदम लेता इसके जाने बढ़ रहा था। वह इसके दोनों हाथों को दीवार पर पिन किए खड़ा था। जोया, तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम लाल जोड़े में 16 श्रृंगार किए मेरी दुल्हन बने, मेरा इंतजार करो। इसका ये कहना था कि जोया का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। वो तो नज़र झुकाए खड़ी थी। वो तो सामने खड़े लंबे चौड़े मर्द की आंखों में आंखें न डाल सकती थी। इसके चेहरे से ये वाज़ह हो रहा था कि इससे भी इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं। जोया, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे ये बात करना चाहता था, मगर मैं चाहता था कि पहले घर वालों को राज़ी कर लूँ, इसलिए ही कुछ देर हो गई और तुम्हें निम्रा ने सब बता दिया। इससे तो मैं बाद में हिसाब लूँगा, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो अब भी कुछ ना बोली और नज़रें झुकाए मुस्कुराती खड़ी रही। तो फिर मैं यही समझूं कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं। वो अब इसकी रजामंदी मालूम कर रहा था, हालांकि इसकी रजामंदी इसके चेहरे पर लिखी हुई थी। वो इसके मुंह से सुनना चाहता था, मगर वो तो लब सिए खड़ी थी, कुछ बोल ही ना रही थी। जोए, जब तक तुम रजामंदी ना दोगे मैं इस बात को आगे ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अब इस पर दबाव डाल रहा था। वो जानता था कि ये वो ही कहेगी कि इसे इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं है, मगर वो इसके लब खुलवाना चाहता था। से बंद किए खड़ी थी। इसके इसरार पर जोया मुंह से तो कुछ ना बोली, मगर इसने इसबाब में सर हिला दिया, जिसका यही मतलब था कि इसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। और इसके मुंह की सुर्खी तो बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसका अकरार सुनकर तो सिकंदर रईस जी उठा। इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इसकी ज़िंदगी से फिर से लुटा दी गई हो, क्योंकि आज तक तो इसकी जान सूली पर अटकी हुई थी जब घर वाले जोया और इसके रिश्ते पर रजामंद ना थे, मगर अब सारी रुकावटें हट चुकी थी। शावेज भी जोया से दस्तबरदार हो चुका था और जोया भी इस रिश्ते पर राजी थी। इसकी रजामंदी पर सिकंदर की आंखें नम हो गई थी, मगर ये आंसू खुशी के थे और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के भी। वो जोया से अपने आंसू छिपाना चाहता था, मगर इसमें नाकाम रहा। वो इसे देख चुकी थी, मगर इस बात का जिक्र करके वो इसे शर्मिंदा करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती थी कि लड़कों को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। वो जब वो कमज़ोर पड़ भी जाए तो वो ये जाहिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसलिए इसने चुप साध ली। सिकंदर न जाने इसे क्या क्या बातें करता रहा। जोया तो सोच भी ना सकती थी कि वो इसे इतने गौर से देखते हैं और इसके बारे में इतनी खबरें रखते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगा था, मगर जोया ने इसे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। सिकंदर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि पहले मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, और अगर मैं घर वालों से कहूँ भी तो मेरी कोई बात ना मानेगा, मगर जब आप कहेंगे तो सब आपकी बात मान लेंगे। वो अब इसे इत्मीनान में लेकर अपनी तरफ कर रही थी, मगर वो ये ना जानती थी कि वो तो इससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। सिकंदर ने भी हामी भर ली कि वो घर वालों को मना लेगा, मगर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो इतना लंबा इंतज़ार कैसे करेगा, क्योंकि अभी जोया की डिग्री ख़त्म होने में 2 साल रहते थे। वो इसके कमरे से जा चुका था और जोया शीशे के सामने खड़ी खुद ब खुद ही मुस्कुरा रही थी। वो ना जानती थी कि वो यूं अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठेगी। आज तक तो इसने खुद से भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया था, मगर आज इसने अपनी मोहब्बत सिकंदर के सामने खोल के रख दी थी। सच ही कहते हैं कि दिल के भेद छुपाई नहीं चुपते। थोड़ी देर के अंदर ही सारी हवेली में ये बात फैल गई कि सिकंदर और जोया का रिश्ता तय कर दिया गया है, क्योंकि घर वालों को जोया का सिकंदर से रिश्ता करने पर कोई इतराज़ ना था। वो तो बस चाहते थे कि सिकंदर बड़ा है, इसका रिश्ता कहीं बाहर तय कर दिया जाए और शावेज का रिश्ता जोया से कर दिया जाए। मगर जब सबको शावेज की पसंद के बारे में पता चला तो वो खामोश हो गए, क्योंकि वो अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसलत ना करना चाहते थे। और अब तो सारा मसला ही हल हो चुका था। सारे बच्चे अपनी अपनी पसंद के हम सफ़र चुन चुके थे। दिल पर पत्थर रखकर सिकंदर ने घर वालों से ये कह दिया था कि वो 2 साल इंतज़ार कर लेगा। हालांकि कोई भी इस बात पर रजामंद ना था, मगर सिकंदर के आगे सभी खामोश हो गए,
क्योंकि जब इससे ही कोई मसला ना था तो और कोई क्या कहता। मगर घर वाले चाह रहे थे कि पहले सिकंदर की शादी हो जाए, इसके बाद ही शावेज और शाहजमान की होगी। मगर वो तो खुद ही पीछे हट रहा था, क्योंकि इसने जोया से वादा किया था। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था कि जोया भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और वो दोनों नाश्ते पर ही आ रहे थे। वो इसे अकेला देखकर इसकी जानब आ गया। जोया का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा मालूम होता था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। हालांकि वो इससे मोहब्बत करती थी, मगर इससे दूर रहती थी। इसकी बेबाकी से वो डरती थी। आते साथ सिकंदर ने जोया का हाथ थाम लिया और अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। जोया बुरी तरह से कांप रही थी, मगर इसके दिल की धड़कन देख कर तो इसे यकीन ही ना आया। जोया, तुम जानती हो, जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे दिल की यही हालत हो जाती। वो मुस्कुराते हुए अपनी कैफियत से आगाह कर रहा था। वो तो शर्म से लाल हो रही थी और नजरें झुकाए खड़ी थी। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इसका हाथ बिल्कुल भी न छोड़ रहा था। सिकंदर, हाथ छोड़ें, अम्मी आ रही हैं। वो चलाई तो सिकंदर ने भी चच्चे की आमद की खबर सुनकर जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। तो वो भागती हुई नीचे आ गई। वो मुस्कुराकर इसकी जानिब भी देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर जोया की अम्मी ना आई थी, बल्कि इसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए झूठ बोला था। अब सारी हकीकत सिकंदर पर भी खुल चुकी थी। वो मुस्कुरा रहा था और अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। इसके बाद भी वो नाश्ते के टेबल पर आ गया। वो जोया से थोड़ा दूर ही बैठा था, क्योंकि अब इनके बारे में सब घर वालों को पता चल चुका था और वो ये ना चाहता था कि कोई इन दोनों की आपसी तल्लुकात को नोट करे। मगर वो आंखों ही आंखों में जोया को इशारे कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। वो अभी सारी बात समझ चुकी थी, इसलिए दोबारा नज़रें ना उठाई थी। बस खामोशी से नज़रें प्लेट पर ही झुकाए बैठी थी। नाश्ता करने के बाद सभी अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। जोया भी कॉलेज चले गई और सिकंदर भी दफ्तर आ गया, मगर इसका दिल काम में बिल्कुल भी ना लग रहा था। इसका दिल चाहता था कि वो जोया से मिले और आज ही इससे निकाह कर ले। वो अब इसकी जुदाई और बर्दाश्त ना कर सकता था, मगर वो जोया से वादा कर चुका था कि वो इसकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही शादी की बात छेड़ेगा। वो अब 2 साल इंतज़ार ना कर सकता था और जोया से वादा खिलाफ़ी भी। इसलिए इसका दिमाग फट रहा था कि वो क्या करे, मगर ये तो तय था कि वो 2 साल बिल्कुल भी इंतज़ार ना करेगा। जोया कॉलेज से वापस आ चुकी थी। दोपहर का वक्त था। सभी लोग खाने पर इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हवेली का रवायत था कि जब तक घर के तमाम अफराद नहीं आ जाते तब तक खाना ना खाया जाता था। वो भी वहाँ पर मौजूद था, मगर इसने जोया को कोई इशारे ना किए। ये देखकर जोया हैरान हुई थी कि आखिर इसे क्या हुआ है। वो समझ रही थी कि शायद वो इससे नाराज़ हो गया और इसने ये भी सोच लिया था कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही कमरे में जाकर इसे फ़ोन करे, मगर ये नौबत ही ना आई। वो थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर कमरे में आई थी। इसे फ़ोन मिलाया ही था कि अचानक से इसकी आवाज़ बहुत करीब से आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो इसके पास ही खड़ा था। सिकंदर, आपने तो मुझे डरा ही दिया है। मैं तो आपको ही कॉल करने लगी थी, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो भी इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। जोया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं 2 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए, इसके बाद ही तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। इसने फ़ौरन से ही अपने दिल की बात बता दी, मगर दूसरी तरफ ये बात सुनकर जोया के मुंह पर 12 बजे। सिकंदर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही हमारी शादी होगी, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। वो मुंह फुलाकर रुख दूसरी तरफ फेर गई। जोया, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे वादा किया था, मगर अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। तुम आओगी तो मेरी सूनी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। वो बड़े प्यार से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर जोया को तो कोई फ़र्क ना पड़ रहा था। वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले शादी के बारे में सोच भी ना सकती थी। जब आपने मेरी बात मानी ही नहीं तो मैं क्यों आपसे बहस कर रही हूँ? जो आपका दिल करता है आप वो करें, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। जोया तो इससे नाराज़ हो चुकी थी, इसीलिए ही ऐसी कड़वी बातें कर रही थी। जोया, तुम क्यों मुझसे नाराज़ हो रही हो?
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شادی کے بعد تمہاری پڑھائی ضرور مکمل کرواؤں گا، تو میں خود ہی کالج چھوڑ کر آؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر زویا کو کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا، وہ تو بالکل ہی اس سے ناراض کھڑی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے مناتا رہا مگر زویا اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ اسکندر بھی پیچھے نہ ہٹ سکتا تھا، اسے بالکل بھی برداشت نہ ہوتا کہ وہ 2 سال تک انتظار کرے۔ اور زویا کے کمرے سے نکل کر سیدھا دادی کے کمرے میں آیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ بس اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دے۔ اس کی یہ بات سن کر تو کھانا مسکرا اٹھی، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کی شادی جلدی ہو جائے۔ یہ خبر اگلے 1 گھنٹے میں جنگل کی آگ کی طرح ساری حویلی میں پھیل گئی۔ سبھی لوگ بڑے خوش تھے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، مگر زویا سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اسکندر تو اسے دیکھنے کے لیے ہی ترس گیا تھا، مگر وہ اس تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی اور فون بھی اس نے بند کر لیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے زویا کو بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کے انکار کو رد کر دیا گیا تھا اور اس کام کے پیچھے سب سے آگے اسکندر ہی تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ بالکل بھی اسکندر سے بات نہ کرے گی، مگر وہ یہ بلا چکی تھی کہ اسے کچھ دن کے اندر اسکندر کے پاس ہی جانا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ان کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور ڈیٹ بھی رکھ دی گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح شادی سے 2 دن پہلے ہی رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سفید گولڈن کلر کے غرارے میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آنے کی اجازت دیتی وہ خود بخود ہی اندر آ گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر گولڈن کلر کی جیکٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ بھی خوبصورتی میں زویا سے کم نہ تھا، بلکہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ مگر زویا اس وقت اس کی جانب نہ دیکھ رہی تھی اور نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ اس کی بات نہ مانی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کا نکاح تھا اور وہ منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اب تک مجھ سے ناراض بیٹھی ہو؟ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں تمہاری پڑھائی ضرور مکمل کرواؤں گا۔ میں نے بھی تو آپ سے کہا تھا کہ آپ 2 سال انتظار کر لیں، مگر آپ نے بھی تو میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ جب مولوی صاحب مجھ سے نکاح کا پوچھیں گے تو میں انکار کر دوں گی۔ وہ تو اس پر بم پھوڑ گئی تھی۔ زویا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بالکل بھی یہ نہیں کرو گی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر واقعی میں زویا نے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس سے پہلے کہ زویا کوئی جواب دیتی وہیں پر انیلا بیگم آئی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انیلا بیگم اسے گھور رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح تھا اور وہ ابھی سے ہی بے صبرا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر نمرا زویا کو لے کر باہر آ رہی تھی اور مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر اسکندر کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے زویا کیا جواب دے، مگر جب قاضی صاحب نے زویا سے اس کی رضامندی معلوم کی تو وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ یہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسے یوں ہی ڈرا رہی تھی۔ نمرا اسے لے کر پھر سے اندر جا چکی تھی اور وہ اکیلا وہیں پر بیٹھا سبھی سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ جیسے اس نے سوچا تھا وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس آفر ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسکندر کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زویا کی سانسیں رکنے لگی، مگر وہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ وہ بالکل بھی اس سے بات نہ کرے گی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ بغیر ٹائم ضائع کیے اس کے منہ سے گھونگھٹ ہٹا چکا تھا۔ اب اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا۔ زویا تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، مگر زویا تو خاموش بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش تھی اور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ زویا یہ بھی کوئی بات ہوئی، تم تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں تمہاری پڑھائی ضرور مکمل کرواؤں گا اور میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگر تم چاہو تو صبح بھی کالج جا سکتی ہو، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ کل ان کا ولیمہ تھا اور وہ اسے کالج جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر زویا بھی مسکرا دی۔
اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اسکندر کو سکون آ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں بیٹھے اپنے دل کی کیفیات بیان کرتے رہے۔ ان کی زندگی کی ایک حسین شروعات ہو چکی تھی۔ صبح ان کا ولیمہ تھا اور ولیمہ بھی اچھے طریقے سے گزر گیا۔ ان کی زندگی واقعی میں جنت بن چکی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ زویا نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ ساری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ 1-2 مرتبہ اسکندر نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کالج جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، مگر زویا نے کہا کہ وہ ابھی 1-2 ماہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ اب اس خبر کے بعد تو وہ بالکل بھی کالج نہ جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ آپ بتائیں کب جانا ہے آپ نے کالج؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اب کالج نہیں جا سکتی۔ اس کی بات پر زویا بھی مسکرا دی۔ وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ ان کی زندگی تو باغ بہار ہو گئی تھی۔ اسکندر کو کبھی کبھی یقین ہی نہ آتا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکے، مگر یہ سچ ہی تھا کہ اب زویا مکمل طور پر اس کی ملکیت ہے۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، مگر ان کا کمرہ اور کمرے میں موجود ہر چیز ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔